Hello everyone, how are you? Hope you all are doing well. So welcome back to my channel Learn Scientific. This is me Kanika, your science teacher, who's back with another video of science in which we will continue our last chapter number 4 of chemistry, carbon and its compound. So लास्ट वीडियो में अभी तक हमने IUPAC नेमिंग के बारे में पढ़ा था। सभी रूल्स को हमने ब्रीफली डिस्कस किया था, डीपली भी हमने पढ़ा था। ठीक है, जिस बच्चे ने अभी तक पिछली वीडियो को नहीं देखा है, स्क्रीन पर आपको आई बटन दिखाई दे रहा होगा, फटाफट जाकर आई बटन पे क्लिक करें और पिछली वीडियो को ज़रूर देखें। सो बच्चों, जो आज की वीडियो है आपके चैप्टर की लास्ट वीडियो है। चैप्टर जो है फिनिश होने वाला है। आज की वीडियो में हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन कंपाउंड्स की। सो मेक श्योर डोंट स्किप द वीडियो, वॉच फुल वीडियो टिल द एंड, तभी आपको केमिकल रिएक्शंस जो है क्लियर होंगी। ठीक है, सो अपना टाइम और वेस्ट नहीं करते, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो विद द फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। जैसे कि हमने बात की है कार्बन कंपाउंड की, हम केमिकल प्रॉपर्टीज को आज की वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से समझना, चाहे तो नोट भी कर लेना। तो पहले हम बात करते हैं कंबंशन की। ठीक है, कंबंशन क्या होता है, कंबंशन की बात करते हैं। कार्बन कंपाउंड्स बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। तो क्या करते हैं, जो कार्बन के कंपाउंड हैं वो बर्न होते हैं, जलते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट। जैसे ये कार्बन है सिंगल, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की है इसने, कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास बना है, हीट रिलीज हुई है, प्लस लाइट भी रिलीज हुई है। और यहाँ से, ठीक है, ये तो सिंगल, जब हम मोनोकार्बन की बात करते हैं। ठीक है, और अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं यहाँ से, ये मीथेन है। ठीक है, एक कार्बन वाला क्या होता है, मीथेन होता है। मीथेन जब रिएक्ट किया है ऑक्सीजन के साथ, तो इसने क्या बनाया है, वाटर बनाया है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है, हीट बनाया है, और एनर्जी लाइट जो है रिलीज हुई है। तो कंबंशन रिएक्शन ही आपके पास, इससे आप समझ सकते हो कि जो रिएक्शन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन का जो कंपाउंड है वो बर्न करेगा, और आपको पता है जो प्रोडक्ट है वो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड एनर्जी। तो आपने ऐसे ही इथेनॉल है आपके पास, इथेनॉल की भी जो है यहाँ से रिएक्शन हुई है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। सिर्फ आपको बैलेंसिंग ध्यान रखना है। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखते हो कंबंशन की, तो आपने यही लिखना है कि कार्बन कंपाउंड जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और एनर्जी आपके पास रिलीज होता है। ठीक है, तो आपने कार्बन कंपाउंड की यहाँ से रिएक्शन करवा देनी है, प्रोडक्ट आपको पता ही है, बैलेंसिंग आपको करनी आती ही है। तो यानी कि आपको ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। तो कंबंशन में क्या होता है, कार्बन कंपाउंड की रिएक्शन करवाते हैं हम ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर रिलीज होता है, हीट रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो ये कंबंशन रिएक्शन है। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन को गेन करना। ठीक है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन गेन हुई है। तो ऑक्सीडेशन में इसमें क्या है, जो कार्बन कंपाउंड है जैसे कि अल्कोहल, वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, क्या बना लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जो कार्बन जो आपके पास अल्कोहल है, आप उसको ऐसे लिख सकते हो, CH3CH2OH जो है क्या बनाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि CH3C OOH। तो देखो यहाँ से ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, C2H5OH, यानी कि 3 कार्बन 5, ऐसे भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है ऐसे लिखना है, तो आप ऐसे भी इसको जो है लिख सकते हो ताकि आपको आसानी रहे। तो उनकी ऑक्सीडेशन होगी, तो हमने क्या कराया है, अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन होती है, यानी कि ऑक्सीडेशन जब वो ऑक्सीजन को गेन कर लेता है, उसके बाद वो क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। कार्बन कंपाउंड जैसे कि अल्कोहल आर ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन इनकी ऑक्सीडेशन ऐसे नहीं हो जाएगी, इनकी ऑक्सीडेशन करवाने के लिए कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हैं, उनको जो है फिक्स किया हुआ है, जैसे कि एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में होता है एल्कानिक, मतलब बेस वाला आपके पास KMnO4 यूज होगा, या फिर आप एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट भी यूज कर सकते हो, K2Cr2O7। ये आपके पास जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आप देखोगे जब जैसे भी आप बड़ी क्लासेस में जाओगे, आप अगर केमिस्ट्री लेते हो अपने सब्जेक्ट में, तो आप देखते हो कि दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बड़ा बड़ा ज़्यादा यूज़ है रिएक्शन को करवाने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा उसमें यूज होंगे आपके पास। ठीक है, ये वाले। तो एग्जाम्पल, अल्कोहल आर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो यहाँ से इथेनॉल लिया है और क्या बन गया है, इथेनोइक एसिड बन गया है। किसकी किसकी वजह से, ऑक्सीडेशन की वजह से।
और आपको जो है ये भी लिखना है कौन सी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुई है। ठीक, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, चाहे आप एल्केलाइन KMnO4 लिखो या फिर आप एसिडिक K2Cr2O7 लिखो। तो क्लियर हुआ यहाँ से कंबाइनेशन ऑक्सीडेशन। आगे चलते हैं एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन आपके पास कौन सी रिएक्शन होती है? तो एडिशन रिएक्शन में आप क्या होता है, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी एडिशन रिएक्शन होती है और वो क्या बन जाते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाते हैं। लेकिन ये रिएक्शन होने के लिए कैटालिस्ट का जरूरी यूज होता है। कैटालिस्ट क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। यानी कि मान लो कोई रिएक्शन पहले कम स्लो चल रही है, स्लो हो रही है रिएक्शन, तो जैसे ही हमने उस रिएक्शन के अंदर कैटालिस्ट को ऐड किया है तो रिएक्शन का रेट क्या हो गया है, फास्ट हो गया है। पहले वो स्लो चल रही थी, फिर वो फास्ट हो गया है। फास्ट फास्ट उसने रिएक्शन ने होना स्टार्ट किया और आपको प्रोडक्ट मिल गया। तो एडिशन रिएक्शन कौन सी होती है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बीच में होती है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि जो डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, उनसे क्या बनते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स बनते हैं। और ये रिएक्शन होती है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। कौन कौन से, निकल और पैलेडियम, तो इनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुई है। मान लो आपके पास क्या है, C2H4 है, C2H4 जैसे कि ये बनाया हुआ है C2, ये आपके पास H4 बनाया हुआ है, ठीक है। ये आपके पास कैसा है, अनसैचुरेटेड है, यानी कि डबल बॉन्ड है। अब इसकी हमने रिएक्शन कराई है निकल और प्लेडियम की प्रेजेंस में, तो आपके पास ठीक है, तो इसके पास क्या किया है, हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्शन होगी, मतलब इसमें हाइड्रोजन को ऐड करेंगे हम, एडिशन रिएक्शन, मतलब क्योंकि ऐड करना है ना, तो ऐड होगा। इसमें हमने H2 को ऐड किया है, तो आपके पास क्या बन गया है, ये आपके पास बन गया है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपके पास एडिशन रिएक्शन में बनते हैं। और एडिशन रिएक्शन में हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। इसको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो कई बार एग्जाम में आ जाता है एक्सप्लेन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, तो आप क्या करोगे, इस रिएक्शन में क्या लिखना है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू unsaturated hydrocarbons to form saturated hydrocarbons is called hydrogenation reaction। साथ में आपने एग्जाम्पल्स को लिख देना है ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले। तो इजी है, ठीक है। तो हाइड्रोजनेशन इज यूज टू कन्वर्ट अनसेचुरेटेड ऑयल फैट टू सैचुरेटेड ऑयल एंड फैट। तो इसका यूज कहाँ किया जाता है, जो अनसेचुरेटेड ऑयल फैट्स होते हैं ना, उनको सैचुरेटेड ऑयल और फैट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इस रिएक्शन का यूज करते हैं। तो अभी तक हम 3 रिएक्शन पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी, कंबंशन, ऑक्सीडेशन और एडिशन। क्लियर हुआ, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि आपने मैथ्स में भी काफ़ी मेथड्स पढ़े। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट, यही मतलब होता है ना, सब्स्टिट्यूट किए हमने, कोई भी वैल्यू किसी की जगह पुट की है। तो इसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सैचुरेटेड यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स इस रिएक्शन में जाते हैं, उनकी रिएक्शन होती है हेलोजन के साथ। हेलोजन कैसे होंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आपके पास क्या है, हेलोजन्स हैं, इनके साथ रिएक्शन होती है और ये क्या बनाते हैं, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, मीथेन अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। तो देखो मीथेन क्या है, CH4 है, इसकी हमने सब्स्टिट्यूशन करा दी, क्लोरीन गया है इसके साथ, ठीक है। तो क्लोरीन कहाँ लग गया है, CH3Cl प्लस HCl, यानी कि इसने क्या करा है, ये 2 क्लोरीन थे, इसने एक हाइड्रोजन को यहाँ से ले लिया है और HCl बना दिया है और ये बन गया है आपके पास क्लोरीन का एक सब्स्टिट्यूट पार्ट। सिमिलरली अब ये आपके पास ना चेन रिएक्शन की तरह एक रिएक्शन बनी है, ठीक है। अब ये आया आपके पास, फिर इसमें क्या करा, दोबारा से आपने ये रिएक्शन आपके पास इंपॉर्टेंट है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपके पास ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब ये जो प्रोडक्ट बना ना, इसको लिया है हमने, दोबारा से इसमें Cl2 को ऐड कर दिया है, इसने फिर से एक क्लोरीन ने यहाँ से हाइड्रोजन को ले लिया है। अब इसके पास क्या बना है, CH2 Cl2, एक HCl और बाहर निकल गया। अब दोबारा से इसको लेंगे, CH2 Cl2, इसमें हमने फिर से Cl2 ऐड किया है। अब एक क्लोरीन ने फिर से यहाँ से हाइड्रोजन ले लिया है, अब इसके पास बना CHCl3, ठीक है, और HCl जो है बाहर निकला है। दोबारा से हमने यहाँ से लिया है CHCl3, इसमें हमने ऐड किया है Cl2, दोबारा से ही क्लोरीन ने जो है एक हाइड्रोजन को फिर से यहाँ से
जो है सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने उसकी जगह, तो क्या बना है CCl4 प्लस HCl। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बना है, सब्स्टिट्यूट जो है प्रोडक्ट बना है, यहाँ से सब्स्टिट्यूशन की है हमने। ठीक है, इसके अंदर आप हेलोजेंस के साथ करवाते हो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, और वो हाइड्रोजन की प्लेस ले लेते हैं और आपके पास क्या बनता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना है, CC टेट्रा कंपाउंड बना है। ठीक है, टेट्रा कंपाउंड बना है क्लोरो का। ठीक है, कार्बन क्लोरो का जो है टेट्रा कम, चार उसमें क्लोरीन जो है आपके पास लगे हुए, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। 4 रिएक्शन आपको क्लियर हो गई है। 4 रिएक्शन थी यहाँ पर। ठीक है, कौन कौन सी, जंक्शन, ऑक्सीडेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। क्लियर हुआ। एग्जाम्पल जरूर लिखना है साथ में। आप इस क्लोरीन की जगह आप यहाँ पे क्लोरीन की जगह जो है आप यहाँ पे ब्रोमीन का भी यूज कर सकते हैं। ब्रोमीन भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो आपके पास ब्रोमीन भी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे चलते हैं आप, तो नोट कर लेना, चैप्टर जो है आपका फिनिश ही हो गया है, बस ये थोड़ा जो है इम्पोर्टेंट रह गया है यहाँ से। जी, अब कुछ इम्पोर्टेंट जो है आपके पास कार्बन के कंपाउंड से एग्जाम में आ जाते हैं, तो यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह रिएक्शन जो है नोट कर लेना। पहले हम बात करते हैं इथेनॉल की। इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH, या आप इसको बोल सकते हो CH3CH2OH। ये आपके पास क्या है, इथेनॉल है, इंपॉर्टेंट है। इसको इथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। अगर हम इसका IUPAC नेमिंग देखें, नोमेनक्लेचर से जो इसकी नेमिंग करें, तो इसका नेम है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, कैसे है ये आप पिछली वीडियो में अगर देखी नहीं है, स्क्रीन पर आपको आई बटन दिखाई दे रहा होगा, क्लिक करें, पिछली वीडियो को देखिए। इसमें सभी रूल्स को मैंने बताया है, कैसे आप IUPAC नेमिंग को सेट कर सकते हैं, कैसे आप किस रूल्स को फॉलो करोगे तो आप जो है नेमिंग को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसका देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या है। इथेनॉल इज कलरलेस लिक्विड विद अ प्लेजेंट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट। ठीक है, कलरलेस एक लिक्विड है आपके पास, प्लेजेंट से स्मेल है इसकी, और बर्निंग इसका टेस्ट है। सॉल्युबल है वाटर में। इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम टू फॉर्म सोडियम मिथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन, और जब ये सोडियम के साथ रिएक्ट करती है तो आपके पास सोडियम मिथॉक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होती है। ठीक है, इसकी एक रिएक्शन दी हुई है। इथेनॉल रिएक्ट विद हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म इथीन एंड वाटर। ठीक है, जब इथेनॉल हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो इथीन बनता है, वाटर बनता है, और जब कंसंट्रेटेड H2SO4 इस जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है वो आपके पास कैसा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है एंड रिमूव वाटर फ्रॉम द इथेनॉल। ठीक है, ये क्या करता है, डिहाइड्रेट का मतलब जो पानी की कमी है, तो ये क्या करता है कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये पानी को बाहर निकाल देता है इथेनॉल से। तो इथेनॉल की रिएक्शन दी हुई है आपके पास कि जो इथेनॉल है वो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में कंसनट्रेटेड आपके पास क्या बनाती है, इथीन बनाती है। इथीन बना लिया है और ये आपके पास वाटर को उसने क्या कर दिया है, बाहर निकाल दिया। तो ये आपके पास इथेनॉल के इम्पोर्टेंट जो है प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इथेनॉल का जो IUPAC नेमिंग से नेम है वो इथाइल अल्कोहल है। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है, ये कलरलेस लिक्विड है, प्लेजेंट इसकी स्मेल है, और इसका टेस्ट कैसा है, बर्निंग सा इसका टेस्ट है, सॉल्युबल है वाटर में। ठीक है, और ये क्या करती है, ये रिएक्ट करती है सोडियम के साथ रिएक्ट करने पे ये सोडियम मिथॉक्साइड देती है और आपके पास हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में ये क्या करती है, ये आपके पास वाटर को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि आपके पास कंसनट्रेटिंग H2SO4 एक ऐसा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो वाटर को रिमूव कर देता है। ठीक है, और क्या बना लेती है, इथीन बना लेती है। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ होता है, इथेनॉल इज यूज फॉर मेकिंग एल्कोहलिक ड्रिंक। जो ड्रिंक वगैरह होती है उसको बनाने के लिए, उसके बनाने में इसका यूज होता है। सॉल्वेंट की तरह भी वर्क करती है, और मेडिसिन बनाने के लिए भी जो है इसका यूज होता है, जैसे कि टिंचर आयोडीन, कफ के सिरप्स में, टॉनिक्स में, सब जो टॉनिक्स वगैरह होते हैं ना कफ के लिए, उसमें जो है इथेनॉल का यूज होता है। तो ये आपके पास इथेनॉल जो है कार्बन का एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड यानी कि आप इसको एसिटिक एसिड भी बोल सकते हो, CH3COOH एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है, और IUPAC नेम इसका क्या है, इथेनोइक एसिड है। ठीक है, तो देखो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। इथेनोइक एसिड इज अ कलरलेस लिक्विड विद अ पंजेंट स्मेल और सोर टेस्ट। ये कैसा होता है, ये भी कलरलेस लिक्विड है और इसकी पंजेंट से स्मेल है और ये सोर होता है टेस्ट में। सॉल्युबल है वाटर में ये भी,
सोल्यूशन ऑफ 5% to 8% इथेनोइक एसिड इन वाटर कॉल्ड विनेगर। अब विनेगर क्या होता है, विनेगर की आपसे पूछ ली जाए कि विनेगर में विनेगर जो है कितनी कंसंट्रेशन रहती है तो इथेनोइक एसिड की, तो उसमें 5 से 8% जो है इथेनोइक एसिड होता है वाटर में, तो क्या बन जाता है आपके पास विनेगर यानी कि सिरका बन जाता है, जिसका यूज काफी सारे फूड आइटम्स में भी होता है। ठीक है, अब इसमें रिएक्शन हम बात करते हैं एस्टरिफिकेशन। अभी हम केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं कार्बन कंपाउंड्स की, तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, एस्टर से आप समझ रहे हैं, एस्टर बनेगा तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। तो जो इथेनोइक एसिड है वो इथेनॉल के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनता है एस्टर यानी कि इथाइल इथानोट, क्या बनता है इथाइल इथोनेट। तो ये क्या है आपके पास एसिटिक एसिड है, यानी कि एसिटिक एसिड ने किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, इथेनॉल के साथ रिएक्ट कर रहा है, और किसकी प्रेजेंस में कंसंट्रेटेड हाइड्रो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। और आपको पता है ये कंसंट्रेटेड जो H2SO4 है ये आपके पास एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये क्या करेगा वाटर को रिमूव कर देगा। तो जब दोनों ने रिएक्शन किए तो इन्होंने इसने क्या करा है, यहाँ से ये H और ये इसका OH ये क्या कर दिया है वाटर की फॉर्म में बाहर निकाल दिया है, और क्या बना है CH3COO C2H5, यानी कि आपके पास एक क्या बना है एस्टर बना है। ठीक है, एस्टर है, और अगर हम इसके केमिकल नेम की बात करें तो ये बना है इथाइल इथोनेट। ठीक है, इथाइल इथोनेट बना है। द रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल टू फॉर्म एन एस्टर इज कॉल्ड एस्ट्रिफिकेशन, और इसी रिएक्शन को हम एस्ट्रिफिकेशन बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन में, तो एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन से आप समझ ही रहे हैं जिसमें एस्टर बनेगा। अब एस्टर बनने के लिए कुछ ना कुछ तो उसके लिए रिएक्टेंट भी चाहिए होंगे, तो रिएक्टेंट क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड बोलो, एसिटिक एसिड बोलो या इथेनोइक एसिड बनो बोलो, इसकी जो रिएक्शन है आपने अल्कोहल के साथ करवानी है तो आपके पास एस्टर बनेगा। किसकी प्रेजेंस में होगी, कंसंट्रेटेड H2SO4 की, जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और वाटर को क्या कर देगा रिमूव कर देगा, तो एस्टर बन जाएगा। तो क्लियर हुई। नेक्स्ट बात करते हैं स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। स्पोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, व्हेन एन एस्टर रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, जब एस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है यानी कि NaOH के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनता है द सोडियम सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द पेरेंट अल्कोहल आर फॉर्म। तो क्या बनता है, ये बनता है आपके पास क्या बना है, ये आपके पास पेरेंट अल्कोहल ये बनी है, और आपके पास सोल्ट बना है सोडियम और कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो देखो यहाँ से सोडियम और कार्बोक्सिलिक एसिड का आपके पास एक सोल्ट बना है, यहाँ से ये जो है इसने इसको लिखे ये बाहर निकल गया और Na जो है इनके साथ लग गया है, तो ये आपके पास क्या बना है सोडियम एसीटेट बोलते हैं वैसे तो इसे, ये आपके पास सोडियम एसीटेट बना है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हुआ है, जब इथाइल इथोनेट रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या बनता है सोडियम एसीटेट बनता है और इथेनॉल बनता है। इसी को आप क्या बोलते हैं स्पोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हो। तो स्पोनिफिकेशन रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें इथाइल इथोनेट जो है रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ, सोडियम एसीटेट बनता है आपके पास और इथेनॉल जो है इथेनॉल भी बनती है बाय प्रोडक्ट में। तो क्लियर हुई चार रिएक्शन जो आपके पास ये इंपॉर्टेंट है, और इनके आपको जो है रिएक्टेंट पता होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जाती है, डेफिनेशन की तरह भी आ जाती है और साथ में आपको एग्जाम्पल्स भी इसके जो है लिखने होते हैं। क्लियर हुआ, यहाँ से नोट डाउन कर लो। आगे देखो, इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब ये क्या करती है इथेनोइक एसिड जो है आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तब भी आपके पास ये बनता है। ठीक है, सोडियम एसीटेट बना है, ठीक है, और वाटर बना है। और जब इथेनोइक एसिड जो है कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं यानी कि इथेनोइक एसिड है या आप इसको एसिटिक एसिड बोल लो, कार्बोक्सिलिक एसिड बोल लो, ये क्या है आपके पास सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इनके साथ रिएक्ट करते हैं तभी भी आपके पास क्या बनेगा, यहाँ से CH3COOA और H2O और आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रिलीज होगी, यानी कि प्रोडक्ट आपके पास यही बनेगा सोडियम एसीटेट। ठीक है, सोडियम एसीटेट बनता है कौन सी रिएक्शन में, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन में, आपको याद रखना है। तो आपके पास चार रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी, एडिशन, ठीक है,
सब्स्टिट्यूशन और एस्ट्रिफिकेशन, स्पोनिफिकेशन। तो ये 4 रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके आपको प्रोडक्ट भी पता होना चाहिए क्या बनेंगे और साथ में रिएक्टेंट कौन कौन से हम यूज़ करते हैं। तो नोट कर लो यहाँ से। हाँ जी, जो अब ये टॉपिक बचा है सोप एंड डिटर्जेंट वाला, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ी क्लास में तो ये आता ही, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा पेपर में, ठीक है। तो सोप्स क्या होते हैं, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इनकी। सोप्स क्या होती है? सोप्स आर लॉन्ग चेन सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपके पास लॉन्ग चेन वाले कंपाउंड होते हैं, चाहे वो सोडियम का है चाहे वो पोटेशियम का है, किसके साथ? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। और इसको आप बोलते हो सोडियम स्टीरेट, जैसे कि C17H35COONA, ठीक है। यानी कि आपके पास ये क्या है, एक लंबी सी चेन बनती है पोटेशियम सॉल्ट के साथ या फिर सोडियम सॉल्ट के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड की। स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार इसका। स्ट्रक्चर ऑफ सॉप मॉलिक्यूल। सॉप मॉलिक्यूल हैज 2 पार्ट। सॉप मॉलिक्यूल के 2 पार्ट्स हैं आपके पास, ध्यान से देखना। और लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट विच इज हाइड्रोफोबिक। एक तो है इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट, ठीक है, और एक है हाइड्रोफिलिक पार्ट। 2 पार्ट है सोप के, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। अब देखो, जो फोबिक का मतलब है आपको यहाँ से लिखना है। फोबिक का मतलब जो होता है वो होता है हेटिंग, वाटर हेटिंग, जो पानी से हेट करते हैं उनको बोलते हैं फोबिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग, जो वाटर को प्यार करते हैं, वो कौन से हैं? हाइड्रोफिलिक वाले। तो सोप के पास 2 पार्ट होते हैं, 2 चेन कंसिस्ट करते हैं। एक हाइड्रोफोबिक पार्ट है, किसका? हाइड्रोफिलिक पार्ट है। जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो कैसा है? लंबे वाला पार्ट है। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक है, जो क्या करता है? वाटर से हेट करता है। अगर पानी से हेट करता है तो उसको रिपेल करेगा, दूर भगाएगा ना, क्योंकि वो वाटर हेटिंग है। एंड सॉल्युबल इन ऑयल एंड ग्रीस। तो ये किसमें सॉल्युबल हो सकता है? ये घुल सकता है ऑयल के अंदर और ग्रीस के अंदर, क्योंकि वाटर से तो ये नफरत करता है। एंड अ शॉर्ट आयनिक पार्ट विच इज हाइड्रोफिलिक। और एक छोटा सा जो छोटे वाला पार्ट है वो कैसा है? हाइड्रोफिलिक है, यानी कि इसे बोल सकते हो वाटर लविंग पार्ट है। ये वाटर लविंग पार्ट है और ये वाटर हेटिंग पार्ट है, जैसे आपको दिखा दिए यहाँ से हाइड्रोफोबिक वाला, ठीक है। और ये इनसॉल्युबल है ऑयल एंड ग्रीस में, ये ऑयल और ग्रीस में घुल नहीं सकता। तो यहाँ से आपको सोप का स्ट्रक्चर समझ में आ गया क्या ऐसा होता है। सोप होती क्या है आपके पास? लॉन्ग चेन होती है सोडियम और पोटेशियम के कंपाउंड की कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, और ये 2 पार्ट्स में कंसिस्ट होती है, ठीक है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं जी। अब आगे देखते हैं। अभी तक तो हमने पढ़ लिया कि सोप का पार्ट पढ़ लिया है, सोप का स्ट्रक्चर देख लिया। अब सोप ये जो वर्क कैसे करती है, कैसे काम करती है, कैसे इसका क्लींजिंग एक्शन होता है, वो देखते हैं। वेन सोप इन डिसॉल्व इन वाटर, जब पानी के अंदर हम सोप को क्या करते हैं? डिसॉल्व करते हैं, घोलते हैं। इट फॉर्म स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड मिजल्स। तो एक स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिससे हम बोलते हैं मिजल्स। मिजल्स बोलते हैं हम इसे, मिजल्स, ठीक है। मिजल्स को हम क्या बोलते हैं? जो झाग बनती है, झाग को हम मिजल्स बोलते हैं। इन ईच मिजल द सोप मॉलिक्यूल्स आर अरेंज रेडियली सच दैट HC पार्ट इज टुवर्ड द सेंटर एंड द आयनिक पार्ट इज टुवर्ड द आउटसाइड, ठीक है। जो HC पार्ट होता है वो देखो दिख रहा है ना आपको, ये जो आपके पास वाटर हीटिंग पार्ट है वो तो सेंटर में है, और जो लविंग पार्ट है वो कहाँ चला गया? आउटसाइड में चला गया। द HC पार्ट इज ऑल द डर्ट ऑयल एंड ग्रीस एंड फोम इमल्शन, ठीक है। ये क्या करेगा? डर्ट वाले पार्ट को सबको घोल लेगा और इमल्शन बना देगा सेंटर में ऑफ द मिजल्स विच कैन बी वॉश अवे बाय द वाटर। तो देखो मैं यहाँ से इसकी बड़ी पिक से आपको बताती हूँ। तो ये आपके पास क्या है? जैसे ही हमने सोप को जो है ऐड कर दिया है, हमने सोप को ऐड कर दिया है, ठीक है। हमने सोप को क्या करा है? ऐड कर दिया है। तो ये देखो ये पार्ट है, ये आपको पता है, मैंने सोप का आपको स्ट्रक्चर बताया था, ये वाला। ये आपके पास ये कैसा है? ये आपके पास वाटर लविंग है, ठीक है। ये कैसा है? वाटर हेटिंग है। तो देखो जो ये वाला पार्ट है ना अंदर से, ये कैसे वाटर से हेट करता है। तो वाटर से हेट करता है, तो अब देखो हमने कुछ भी वॉश करना है, हमने कोई क्लॉथ वॉश करना है, चाहे जिसको क्लॉथ पे और कुछ भी ऑयल है, ग्रीजिंग हुई है, तो जैसे ही हमने डिजोल्व करा है उसके अंदर से, तो जो ये वाला पार्ट है ये क्या काम करेगा? ये तो वाटर में डिजोल्व नहीं होता, पानी में तो ये घुल नहीं सकेगा, तो ये क्या करेगा? जो डर्ट वाले पार्टिकल है ना उसमें घुल जाता है।
तो उसमें घुल जाएगा, उनको क्या कर देगा, इमल्शन क्रिएट कर देगा, सारा यहाँ पे ले आएगा सेंटर में, ठीक है। अब जो ये वाला पार्ट है ये कैसा है, वाटर लविंग पार्ट है, इसने एक इमल्शन क्रिएट कर दिया है ना, सारे डर्ट पार्टिकल के अंदर घुल गया, उनमें डिसॉल्व हो गया है, ठीक है। उसको क्या कर दिया, वाटर में ले आया है। अब पानी में तो ये घुल नहीं पाएगा, तो ये इनका काम क्या है, ये वाटर लविंग है, ये वाटर में डिजोल्व हो सकते हैं। फिर ये क्या करेंगे, इसको वॉश कर देंगे यहाँ से, तो वो जो क्लॉथ है वो क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे, मतलब ये मेन क्वेश्चन आता है, डिस्कस द क्लींजिंग एक्शन ऑफ अ सोप। तो आप यहाँ से इसका डायग्राम भी बना सकते हैं और आप उसको ऐसे जो है लिख सकते हैं डायग्राम के साथ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आता, बार बार बोलती हूँ कि आप जो है कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी आप अपना डाउट्स को लिख सकते हैं, भेज सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर हुआ यहाँ से, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप इंपॉर्टेंट है, और कई बार ना 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाता है। तो आगे चलते हैं, डिटर्जेंट। अब डिटर्जेंट क्या होते हैं, डिटर्जेंट आर लॉन्ग चेन सोडियम सॉल्ट और ऑफ सल्फोनिक एसिड। ये भी आपके पास लंबे चेन वाले कंपाउंड्स होते हैं सल्फोनिक एसिड के। सोप डू नॉट वॉश वेल विद हार्ड वाटर। अब साबुन क्या करते हैं, जो अगर हार्ड वाटर है उससे उसमें वर्क नहीं करेगी, उसमें डिजोल्व नहीं कर पाएगी, लेकिन बिकॉज इट फॉर्म इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट क्यों नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये इंसॉल्युबल से कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या बना लेती है, प्रेसिपिटेट बना लेती है हार्ड वाटर में। लेकिन जो डिटर्जेंट है वो नहीं बनाते हैं। डिटर्जेंट क्या करते हैं, वॉश करते हैं हार्ड वाटर में भी, क्योंकि ये इंसॉल्युबल जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, वो नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो सोप्स जो है, हर चीज़ों को आपने देखा होगा, कुछ ऐसे घर में क्लॉथ्स वगैरह होते हैं जो आपकी सोप के साथ नहीं हम वॉश कर सकते, लेकिन उनको वॉश करने के लिए हम डिटर्जेंट्स का यूज़ करते हैं। वो इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो सोप है ना वो कई बार प्रेसिपिटेट्स बना लेते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, लेकिन डिटर्जेंट में ऐसा नहीं है। डिटर्जेंट में कोई इंसॉल्युबल आपके पास प्रेसिपिटेट्स नहीं बनते कैल्शियम और मैग्नीशियम के, इसीलिए डिटर्जेंट को प्रेफर किया जाता है एज कम्पेयर टू सॉप्स। तो डिफरेंस आपके पास एग्जाम में पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन सॉप्स एंड डिटर्जेंट, तो आप लिख सकते हैं। अभी आप डिटर्जेंट के बारे में आपके सिलेबस में अभी इतना ही है। फर्दर जब आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे तो आपको डिटर्जेंट के टाइप्स मिलेंगे, उनको पढ़ोगे आप अच्छे से, वो भी आपके पास आएंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। तो डिफरेंस देख लेते हैं। सोप आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, और डिटर्जेंट क्या होते हैं, सोडियम सॉल्ट। ये भी सोडियम सॉल्ट होते हैं, लेकिन सल्फोनिक एसिड के सोडियम सॉल्ट होते हैं। सोप क्लीन वेल इन सॉफ्ट वाटर बट डू नॉट क्लीन वेल इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में वर्क नहीं करेंगे, सॉफ्ट में करेंगे। डिटर्जेंट क्लीन वेल विद बोथ, ये दोनों में काम करेंगे, चाहे हार्ड वाटर है चाहे सॉफ्ट वाटर है। सोप डू नॉट क्लीन एज वेल डिटर्जेंट, ठीक है। सोप उतना क्लीन नहीं कर सकता जितना डिटर्जेंट कर सकते हैं, और डिटर्जेंट जो है वो बेटर क्लीन कर सकते हैं। सोप आर बायोडिग्रेडेबल एंड डू नॉट कॉज पोल्यूशन। सोप कोई पोल्यूशन नहीं कॉज करते, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और कुछ डिटर्जेंट ऐसे होते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और वो पोल्यूशन कॉज करते हैं। तो डिफरेंस यहाँ से आप इसका याद रख सकते हो। क्या पढ़ा है हमने अभी तक, सॉप्स के बारे में पढ़ा है, सॉप्स का स्ट्रक्चर देखा है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सॉप अभी आपके पास सिलेबस में क्लींजिंग एक्शन ऑफ सॉप तक ही है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। डायग्राम और डिटर्जेंट के बारे में पढ़ा, उनके बीच का डिफरेंस पढ़ा, ठीक है। तो आई होप आपके लिए जो आज का लेक्चर था वो इन्फॉर्मेटिव होगा, ठीक है। चैप्टर जो है फिनिश हो चुका है, ठीक है। और आपको पता है आपके एग्ज़ाम जो है पास आने वाले हैं, सिर्फ 2 मंथ्स रह चुके हैं आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने में। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू एग्ज़ाम। प्रैक्टिस करते रहो, कोई डाउट रहेगा उसको पूछ सकते हो, बार बार बोलती हूँ, कमेंट्स में डाउट मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट सीरीज़ आएगी अब आपकी, उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, मैथ्स के भी साइंस के भी। तो उन सीरीज़ को फॉलो अप ज़रूर करना, क्योंकि उन सीरीज़ में आपके पास प्रीवियस ईयर्स जो है सब क्वेश्चंस रहेंगे। और आपको पता है कि जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत ज़्यादा 101% चांस रहता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से आपको ज़रूर मिले। आपको एक आइडिया हो जाता है किस तरह से आपके जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो इतनी ही है, चैप्टर फिनिश हो चुका है, ठीक है। अब आप इसके एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना, टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा चैप्टर। तो बच्चों कैसी लगी आज की वीडियो, लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलना। कोई डाउट रहेगा, डाउट को कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलना।
ठीक है। और आप जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको आज वाले लेक्चर की पीपीटी चाहिए, मैं टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया है। फटाफट जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और पीपीटी को डाउनलोड करें। सो आज की वीडियो जो है यहीं पर एंड होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।